स्वामी जी जी सर। सर। ये स्वामी से क्या अभिप्राय है? सर स्वामी वैष्णव होते हैं। कौन से वैष्णव हैं आप? सर धन्नावंशी। धन्नावंशी, ये कहाँ के थे धन्ना? और ये टोंक जिले से थे सर। टोंक जिले का धन्ना धन्ना गांव से। और कौन से वैष्णव होते हैं धन्ना के अलावा? सर रामावत होते हैं। हाँ, और सर नीमावत। नीमावत। तो वैष्णव संप्रदाय का राजस्थान में काफी प्रभाव रहा है। जी सर। तो आप बता सकते हैं वैष्णव संप्रदाय से संबंधित कोई प्रमुख स्थल? सर हमारे प्रभात स्वामी हुए हैं, वो आपके गांव के हैं क्या, थे क्या? नहीं सर, प्रभात स्वामी मेरे गांव के नहीं थे सर। हनुमानगढ़ में प्रोफेसर थे वो। सर मेरी जानकारी में। अच्छा अच्छा। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, अभी बड़ी चर्चा में है नगर निगम के चुनाव जी सर। राजस्थान में। तो जी सर। राजस्थान में कुल कितने नगर निगम हैं? माफी चाहूंगा सर, कुल संख्या सर मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं है सर। अभी अभी कितने नगर निगम में चुनाव होना है? अभी 6 में है सर। 6 में कौन कौन से हैं? सर जयपुर में है, कोटा में है, और हाँ। सर तीसरा सर ध्यान नहीं है। तो जयपुर में एक निगम है या 2 हैं? सर मैं कंफर्म नहीं हूं सर इसके बारे में, शायद 2 है सर। शायद 2 हैं। तो जी कोटा सर, में? माफी चाहूंगा सर नहीं इसके है। बारे में। अखबार नहीं पढ़ा क्या आज का? सर अखबार पढ़ा था, लेकिन वो थोड़ा रिकॉल नहीं कर पा रहा सर, वो मतलब उतना गौर से नहीं पढ़ा था सर। अच्छा अच्छा। तो फिर आज आप मॉक इंटरव्यू के लिए क्या तैयारी करके आए हैं, उसी पर बात करें अपन। सर मॉक इंटरव्यू में आप मेरे से मेरे जो शैक्षणिक बैकग्राउंड है उसके बारे में पूछ सकते हैं, जिले के बारे में, और जो मेरी जॉब है उसके बारे में सर आप। आपका शैक्षणिक बैकग्राउंड तो बायोटेक्नोलॉजी है। जी सर। बायोटेक्नोलॉजी। जी सर। बायोटेक्नोलॉजी में बॉटनी और ये तो पढ़े होंगे आपने। जी सर, बॉटनी मेरे सब्जेक्ट रहा है सर ग्रेजुएशन में। तो पीपल का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग हो सकता है? सर पीपल का दैनिक जीवन में, पीपल जो है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है दिन और रात दोनों समय पर। इसके अलावा सर इसका औषधीय उपयोग भी है। जैसे फोड़े खून हो जाए तो उनपे इसका जो वो लेटेक्स होता है वो लगाया जाता है सर। और बायोकेमिस्ट्री भारत में पॉपुलर क्यों नहीं हो पा रहा है? सर बायोकेमिस्ट्री में सर एक तो मेरे को जो कमी लगती है वो जो रिसर्च फील्ड है उसमें कमी है, क्योंकि बायो और केमिस्ट्री दोनों को सम्मिलित रूप से अगर देखें तो उसमें जो इंस्टीट्यूट है वो इतने स्तरीय नहीं है कि उसमें रिसर्च हो पाए, तो वो सर वहां पे थोड़ा सा कमी है सर। क्या आपको लगता है अगर बायोकेमिस्ट्री भारत के में अगर उस पर शोध हुए होते तो अभी तक कोरोना की दवाई ढूंढ ली जाती? जी सर, भारत वैसे कोरोना की जो वैक्सीन निर्माण में काफी अग्रणी है अभी विश्व में, लेकिन अगर इसमें और अगर रिसर्च हुआ होता तो हो जाता, लेकिन जो वैक्सीन है सर उसमें काफी टाइम लगता है, क्योंकि जो स्टेज उसकी होती हैं वो कवर करनी पड़ती हैं, और भारत अच्छा कर रहा है सर वैक्सीन निर्माण में, अभी अग्रणी है। आपने हिंदुस्तान जिंक में भी काम किया है, किस कैपेसिटी में किया? सर मैं प्रोसेस एसोसिएट था और मेरा काम कंट्रोल रूम में था सर। तो एडमिनिस्ट्रेटिव था या फील्ड में हुआ? फील्ड में था सर फील्ड वर्क था सर मेरा। फील्ड वर्क था। तो जिंक में से क्या क्या मेटल्स निकलते हैं? सर हिंदुस्तान जिंक में जिंक से
जिंक निकलता है, इसके अलावा उससे कॉपर भी निकलता है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में जो H2SO4 है वो निकलता है सर। और साथ में ही जो सिल्वर है वो भी उसमें निकलता है, लेकिन सिल्वर को वैसे बाई प्रोडक्ट नहीं कह सकते क्योंकि उसका वैल्यू काफी अच्छा रहता है, तो उसके लिए फिर अलग से यूनिट उसमें होती है सर। तो इसमें कितना परसेंटेज होता है सिल्वर का? सिल्वर का सर परसेंटेज तो माफी चाहूंगा सर, वो मेरे ध्यान नहीं है। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। अभी आप एज ए जूनियर अकाउंटेंट काम कर रहे हैं। जी सर। कहाँ पर कर रहे हैं आप जूनियर अकाउंटेंट? सर मैं PWD विभाग चूरू में कार्यरत हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो आपको कई विभागों की जानकारी होगी। जी अपने सर। यहाँ पर इकोनॉमिक एंड फाइनेंस एंड टैक्सेस एक मोटा विभाग है, उसके कितने सब डिपार्टमेंट्स हैं, उसके उप विभाग कितने हैं? सर माफी चाहूंगा, इसके बारे में जानकारी नहीं है सर मेरे। चाहे होम अफेयर्स और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी है आपको? सॉरी सर। गृह विभाग और नागरिक सेवा। राजस्थान में कुल कितने लगभग प्रशासनिक विभाग हैं? माफी चाहूंगा सर, इसके बारे में जानकारी नहीं है सर। अरे हिवेंसान का नाम सुना है आपने? जी सर। हिवेंसान सुना जी है? सर। जी सर। तो उसके बारे में बताइए आप। और सर भारत वेनसांग, में कहाँ गए थे? वेनसांग सर चीनी यात्री थे जो बिहार के नालंदा में भी आए थे, और हर्षवर्धन के समय में सर ये आए थे। गुजरात भी गए थे क्या? सर सर इसके बारे में जानकारी नहीं है सर। ऐसा कहते हैं कि वो मोदी जी का गांव है कोई गुजरात में, वहां पर भी वेनसांग गए थे। तो चीन का राष्ट्रपति जब आया था तो मोदी जी से उसने कहा कि मैं उस गांव में जाना चाहता हूँ, गुजरात में जो आपका भी गांव है, मोदी जी का गांव है। वो कौन सा गांव है? मोदी जी उसको वडनगर। लेके गए। हाँ, वडनगर। वडनगर है सर। हाँ, तो ये फिर बताओ ना, बताना चाहिए आपको। चलो कोई नहीं, एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। अगर लोकसभा का स्पीकर अपना त्याग पत्र देना चाहे तो वो किसको देगा? सर लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देगा सर। चलो ठीक है, ललित जी। जी सर। लोहिया सर। जी सर। अच्छा 2 मिनट ललित जी, मैं बायोडाटा देख लूं इनका। जी जी सर। अगर हाँ राजेश सर पूछना। जी हाँ, जी राजेश सर राजेश जी। जी राजकुमार जी। जी सर नमस्ते। हाँ, शुरू करें। जी सर। आपके सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन लेते हैं। वैक्सीन क्या होता है? जी सर माफी चाहूंगा, सुना नहीं सर, वापिस एक बार दोहराए नहीं सर। जी, वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन का थोड़ा सा पता। जी सर, वैक्सीन जो होता है वो एटीन्यूएटेड बैक्टीरिया या फिर जो एंटीजन होता है उसको एटीन्यूएटेड कर देते हैं, और फिर उसके बाद जब उसको किसी बॉडी में उसका वैक्सीन दिया जाता है तो उसके खिलाफ सर एंटीबॉडी बनती है अपनी बॉडी में, तो उसी को वैक्सीन कहते हैं। वो वैक्सीन जो होती है वो बॉडी में इम्यून सिस्टम इम्यूनिटी डेवलप करती है सर, यानी वो एंटीबॉडी डेवलप करती है जो कि एंटीजन के प्रति फिर प्रतिरक्षा प्रदान करता है सर। चलिए, वैक्सीन और दवाई, इसमें मूलभूत अंतर क्या है? सर दवाई जो होती है वो एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए दी जाती है, लेकिन वो दवाई जो होती है वो इम्यूनिटी एंटीबॉडी डेवलप नहीं करती है, जबकि वैक्सीन जो होता है सर वो एंटीबॉडी डेवलप करता है। और वैक्सीन जो होता है सर वो कई वैक्सीन ऐसी होती हैं जो तत्काल कार्य करती हैं, और उनको फिर वापस अगर शरीर में वो एंटीजन प्रवेश करता तो एंटीबॉडी बनती है, लेकिन कई ऐसी एंटीबॉडी होती है
जो फिर वो मेमोरी सेल बनाती हैं और वो भविष्य में भी काम आते हैं, जैसे पोलियो की वैक्सीन है, तो उससे फिर एक बार देने के बाद फिर भविष्य में पोलियो कभी नहीं होता। अ, ये बताइए वैक्सीन की उपलब्धता में इतना समय क्यों लग रहा है? सर वैक्सीन जो होता है उसमें कई स्टेज पर ट्रायल लेने पड़ते हैं। उसका जो प्राइमरी स्टेज होता है, सबसे पहले तो सर जो अगर वायरस की बात करें तो वायरस होता है, उसका जेनेटिक कोड है वो डिसाइड करना पड़ता है कैसा है, या फिर उसका जो बाहरी एनवेलोप होता है वो किस प्रकार का है, उसमें कौन से प्रोटीन है जो बॉडी पर इफेक्ट डाल रहे हैं, तो उनकी करनी पड़ती है। फिर इसके बाद जो क्लिनिकल स्टेज होते हैं, जिसमें पहला स्टेज है उसमें 100 व्यक्ति, फिर उसके बाद 1000 व्यक्ति, इस प्रकार से उसमें अलग अलग स्टेज होती हैं। और उसमें ये देखा जाता है कि कौन सी स्टेज में व्यक्ति में इन्फेक्शन तो हो रहा कहीं, या फिर इम्यून सिस्टम किस प्रकार से डेवलप हो रहा है, तो सर उसमें टाइम लगता अच्छा, संख्या बताएंगे कितने चरण होते हैं? है। सर इसके 5 चरण होते हैं। चलिए, एक शब्द अभी बहुत चर्चा में रहा था, हर्ड इम्यूनिटी। जी सर। इम्यूनिटी क्या होता है? सर जब किसी समुदाय में कोई डिजीज फैलता है तो उसमें जो समुदाय के जो लोग होते हैं वो धीरे धीरे उसके उस जो एंटीजन होता है उसके अगेंस्ट उसमें उनमें एंटीबॉडी बनने लग जाती है। यानी पूरे समुदाय में जब उसके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाती है तो पूरा समुदाय उसके उसमें उनमें एंटीबॉडी आ जाती है और वो उसके प्रति रेजिस्टेंट हो जाता है। इसी को हर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। एक ये बताइए, जो वैक्सीन होता है वो इंसान पर परीक्षण करने से पहले कौन कौन से जीवों पे किया जाता है उसका परीक्षण? सर इंसान से करने से पहले इसको जो ऐसे जीव जिनका जेनेटिक मटेरियल मनुष्य के समतुल्य हो उस पर जाता है, जैसे चूहे हैं, फिर उसके बाद ये आपके खरगोश है, बंदर है, इन पर किए जाते हैं सर। क्यों किया जाता है? चलिए, आपने इसका आंसर दे दिया अपने आंसर में। आप ये बताइए, क्या सही है ये जानवरों पर परीक्षण करना? सर वैसे तो कुछ इथिकल मोरल्स होते हैं जानवरों के भी, लेकिन चूंकि जो मनुष्य है उसको भी बचाना जरूरी होता है, तो कुछ ऐसे ट्रायल हैं जो किए जा सकते हैं जानवरों पर जिससे उन पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़े। तो सर मैं मानता हूं कि एक लिमिट तक उन पे जब ट्रायल होते हैं तो वो सही है। एक सीरो सर्वे चल रहा है अभी भारत में। जी सर। क्या है ये सर्वे? सर सीरो सर्वे में ये डिसाइड किया जाता है कि कितने जो व्यक्ति हैं वो उस बीमारी से इफेक्टेड हो चुके हैं और उनमें एंटीबॉडी बन चुकी है। कुछ हटके प्रश्न। अभी राफेल विमान, जी सर। राफेल विमान जो लड़ाकू विमान है, कौन से देश से खरीदे हैं? सर ये फ्रांस से खरीदे। कितने? सर अभी तो 5 आए हैं सर अभी तो, और 36 आने हैं सर टोटल। अच्छा, ऐसा क्या खास है राफेल में कि इसको ज्यादा वरीयता दी जाती है बाकी लड़ाकू विमानों को? सर राफेल जो विमान है उसमें मिसाइलें तैनात हैं कुछ, इसके अलावा सर उसमें जो फ्यूल है वो हवा में ही उसमें फ्यूल भरा जा सकता है, और वो जो टेक्नोलॉजी है सर काफी एडवांस टेक्नोलॉजी है, इसलिए सर उसको प्रेफरेंस दी गई है। चलिए, बताइए कुलभूषण जाधव मामला क्या है? सर कुलभूषण जाधव मामला न्यायालय की अवमानना से संबंधित है। उन्होंने जो न्यायाधीश थे भारत के मुख्य न्यायाधीश, उनसे संबंधित कुछ उन्होंने कमेंट किए थे। इसके अलावा न्यायपालिका पे भी उन्होंने कुछ सवाल उठाए थे। आपने प्रश्न ठीक से सुना? कुलभूषण जाधव जी के बारे में बात कर रहे हैं। सॉरी सर, माफी चाहूंगा मैं। कुलभूषण जाधव जो है सर वो पाकिस्तान में अरेस्टेड हैं और उनका मामला सर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चल रहा है अभी। क्या मामला था, इसके बारे में थोड़ा मैं पूछ रहा था। सर उनके खिलाफ जासूसी
का केस दर्ज है पाकिस्तान में, वो जासूसी के आरोप में वो गिरफ्तार है। चलिए, आपने एफसीआई में काम किया है, जी सर। आप ये बताइए एफसीआई के गोदामों में हर वर्ष बहुत सारा अनाज खराब हो जाता है, क्या कारण है इसका? सर एफसीआई में जो गोदाम है वो तो लिमिटेड है, उसमें सर वहां पे एक्चुअल जो स्थिति ये है कि जो गोदाम होते हैं उनमें सबसे पहले चावल जो है उसको स्टोर किया जाता है और स्पेस बचता है तो फिर वहां पे गेहूं स्टोर किया जाता है। अगर स्पेस नहीं बचता तो गेहूं को फिर बाहर जो प्लिंथ होता है उस पर लगाया जाता है और वो जो बाहर गेहूं होता है वो सब खराब होता है एक्चुअली। बाकी जो गोदाम होते हैं उसमें खराब नहीं होता सर। कई बार ऐसी बातें चलती है कि अधिकारी लोग जो होते हैं वो जानबूझ के गेहूं को सड़ने देते हैं ताकि उनको फिर मुनाफा मिल सके, ये शराब वगैरह का जो कारोबार होता है, क्या कहते हैं आप इस बारे में? सर मैंने 1 साल एफसीआई में काम किया है और मेरी नजर में ऐसा कोई वाकया आया नहीं। हाँ, हालांकि मैंने मोगा डिस्ट्रिक्ट में ऐसा देखा था कि वहां पे जो पंजाब स्टेट की जो एजेंसी थी वहां पे जरूर काफी सड़ा हुआ गेहूं मैंने देखा था, लेकिन सर जो एफसीआई के अधिकारी हैं उनके मामले में सर ऐसा नहीं है। काफी सर निगरानी होती है तो नहीं होता सर ऐसा। चलिए, अंतिम प्रश्न, ये जो गेहूं खराब होता है या सड़ता है, इसको सड़ने से पहले गरीबों में क्यों नहीं बांटा जाता? बहुत भुखमरी है, गरीबी है भारत में, क्यों नहीं बांटा जाता? सर इसके कुछ तकनीकी कारण हो सकते हैं एफसीआई में कि स्टेट होते हैं वो डिमांड भेजता है, फिर उसके बाद वो सैंक्शन होता है नोएडा से और फिर उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो सर हो सकता है कि ये कुछ तकनीकी वजह से वो जो गेहूं है या जो खाद है वो काफी समय तक स्टोर रहते हो, तो उस वजह से सर। मैं ये पूछ रहा था, नीतिगत रूप से सही होगा क्या अगर अपन बांट दे तो गरीबों? भारत सरकार ऐसा निर्णय ले ले कि गरीबों में बांट दिया जाए, ये जो खराब होने वाला है उसे गेहूं से पहले, खराब होने से पहले बांट दिया जाए, नीतिगत रूप से सही रहेगा क्या? सर मेरे हिसाब से सर जो गरीब हैं उनको जितनी आवश्यकता है उतना बांट देना चाहिए और बाकी जो है वो अपन अगर सर निर्यात कर दें उसी का, सड़ने से पहले उसको अगर निर्यात हो जाए, या फिर जो गरीब हैं अगर उनको आपूर्ति नहीं हो पा रही, वैसे मेरे हिसाब से तो सर जितने भी गरीब हैं लगभग सभी को आपूर्ति हो पाती है, कोई अपवाद स्वरूप अगर कोई बच जाता है तो भले ही। बाकी भारत की वर्तमान स्थिति ये है कि इतना प्रोडक्शन होता है कि अपन उसमें निर्यात भी कर सकते हैं सर। चलिए ठीक है सर। अतुल सर। जी, राजकुमार जी आवाज आ रही है मेरी? जी सर। अच्छा, आज का दिन किस दिवस के रूप में मनाया जा रहा है? माफी चाहूंगा सर, इसके बारे में ध्यान नहीं है सर। ऐसा जानकारी नहीं है इस बारे में। 9 अक्टूबर है आज। जी सर, इसके बारे में जानकारी नहीं है सर, मैं थोड़ा अवेयर नहीं था आज अखबार पढ़ने। विश्व डाक दिवस है आज। जी सर। अच्छा चलिए, 1986 में एक बड़ा काम हुआ था जिसकी आजकल बहुत चर्चा है। 1986 में, माफी चाहूंगा सर, ऐसा 1986 आपसे भी जुड़ा हुआ है और हमारे देश से भी जुड़ा हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ था और आजकल तो बहुत चर्चा है पिछले 2-3 महीने से। माफी चाहूंगा सर, ऐसा ध्यान नहीं है सर मेरे को। शिक्षा नीति कब बनी थी हमारे देश में? जी सर, शिक्षा नीति सर 86 में बनी थी सर। और अब फिर दोबारा बनी है नई शिक्षा नीति? जी सर। शिक्षा नीति पता नहीं है आपको कि 1986 में आई थी? इसके पहले शिक्षा नीति? जी सर, आई थे मेरे को, अब सर मेरे ध्यान आ गया सर। थोड़ा बताएंगे मुझे पुरानी शिक्षा नीति के बारे में, नई नहीं? सर पुरानी शिक्षा नीति में 10+2+3 का फॉर्मेट था जी। और वर्तमान की जो व्यवस्था है इसमें 3+2+, सर ये मेरे को थोड़ा एग्जैक्ट याद नहीं है सर।
नई शिक्षा नीति वाला। वर्तमान शिक्षा नीति में क्या चेंज किया गया है? 5+3+2 की जगह पता नहीं है आपको? सर मेरे को ध्यान था लेकिन वो रिकॉल नहीं कर पाया सर। शुरू में 3 ईयर, फिर सर 2 ईयर, ऐसा कुछ है सर। माफी चाहूंगा सर, वो याद नहीं आ रहा सर। अच्छा, याद नहीं आ रहा है आपको? जी चलिए कोई बात नहीं। वॉलीबॉल भी खेलते हैं आप? जी सर। ये वॉलीबॉल में वॉली क्या होता है? वॉली सर जो बॉल होता है उसको उछालने के बाद स्मैशर जब उसको हिट करता है तो उसको वॉली कहते हैं। अच्छा, बास्केटबॉल से क्या अंतर होता है इसमें? सर बास्केटबॉल में बॉल जो होता है उसको ग्राउंड पे टेप किया जाता है, जबकि इसमें जो बॉल होता है उसको हवा में ही रखा जाता है। बास्केटबॉल में जमीन में टच किया जाता है बॉल को? सॉरी सर, हैंडबॉल में उसको टेप किया जाता है और बास्केटबॉल में सर आई थिंक सर टेबल होता है उसका, सर मेरे को जानकारी नहीं है। अच्छा, केवल वॉलीबॉल खेलते हैं तो उसी के बारे में जानते हैं? सर बेसिक जानकारी लगभग थोड़ी बहुत है सबकी, लेकिन सर वो कितने प्लेयर होते हैं एक टीम में वॉलीबॉल में? 6 प्लेयर होते हैं सर एक टीम। एक्स्ट्रा भी होता है कोई? एक्स्ट्रा होता है सर। कितने होते हैं एक्स्ट्रा? एक्स्ट्रा सर 2 होते हैं। कब शुरुआत हुई थी वॉलीबॉल की? सर वॉलीबॉल की शुरुआत आई थिंक 1868 में हुई थी शायद, बट आई एम नॉट कंफर्म सर। अच्छा, कंफर्म नहीं है आप? हाँ सर, विलियम मॉर्गन ने शुरुआत की थी सर इनकी। जी, 1868 या 1890 के आसपास हुई थी? सर माफी चाहूंगा, कंफर्म नहीं हूँ सर। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, ये बताइए कि एक बड़े चर्चित केंद्रीय मंत्री का निधन हुआ है कल। जी सर। कौन है? श्रीमान रामविलास पासवान जी। कुछ बताएंगे उनके बारे में? सर वो बिहार से हैं और उन्होंने भारत में काफी अच्छा योगदान दिया है और वर्तमान में वो खाद्य और उपभोक्ता जो मंत्रालय था उसमें वो मंत्री थे सर, कैबिनेट मंत्री। किस संसदीय क्षेत्र के सांसद थे? सर अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद मधुबनी से वो थे सर। मधुबनी? कितने प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है उन्होंने? उन्होंने सर संख्या तो सर मेरी याद नहीं है, लेकिन उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ में भी काम किया है और अभी वर्तमान सरकार में तो वो थे ही सर। कब बने थे सबसे पहली बार सांसद? माफी चाहूंगा सर, पता नहीं है। अच्छा, एक देश एक राशन कार्ड क्या है, थोड़ा सा इसको समझाइए। सर एक दिन देश एक राशन कार्ड योजना में कोई भी राज्य का अगर नागरिक किसी दूसरे राज्य में जाता है तो वहां पे भी वो राशन ले सकता है, ये योजना है। एक राज्य का नागरिक? तो हमारे देश में राज्यों की अलग अलग नागरिकता है क्या? सर नागरिकता भारत के नागरिकों की एक ही है, लेकिन भारत का नागरिक अगर किसी दूसरे राज्य में जाता है तो वो वहां पे भी उसका राशन ले सकता है। एक राज्य का निवासी? जी सर। अच्छा, कितनी लिमिट तय की गई है? पूरा 100% मिल जाता है राशन या कुछ लिमिट है उसमें? माफी चाहूंगा सर, जानकारी नहीं है कुछ। अच्छा, चूंकि आपने खाद्य निगम में काम किया है और इतने चर्चित मंत्री जी का निधन हुआ है, उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि मेरे ख्याल से एक देश एक राशन कार्ड ही मानी जा रही है। जी सर, लेकिन मैंने सर वो अभी की लेटेस्ट की ये योजना है और मैं सर उसको पढ़ नहीं पाया, तो मैं अभी सर उसको वापस करूंगा तैयार। चलिए ललित सर, ठीक है। जी सर। राजकुमार जी। जी सर। चूरू जिला सबसे गर्म और सबसे ठंडा
ऐसा जी क्यों? सर। सर इसका कारण ये है कि एक तो यहाँ पे बालू मिट्टी है, और बालू मिट्टी सर एक किरचॉफ का नियम है साइंस में, जिसमें है कि किरचॉफ लॉ ये कहता है कि कोई वस्तु जितनी जल्दी गर्म होती है वो वस्तु उतनी ही जल्दी ठंडी होती है। एक कारण मेरे को ये लगता है। दूसरा सर, यहाँ पे वनस्पति जो है वो पूरे राज्य में सबसे कम वनस्पति चूरू में है। और इसके अलावा सर जो वर्षा होती है उसकी मात्रा भी सर यहाँ पे कम है, और समुद्र तल से इसकी दूरी डिस्टेंस सर ज्यादा है। और ठंडा होने का कारण? सर ठंडा होने का कारण भी किरचॉफ लॉ ही है। इसमें जो बालू मिट्टी है सर वो ठंडी बहुत जल्दी होती है, तो इसके पीछे ये एक रीजन है। ठीक है। अच्छा बताइए कि चूरू की स्थापना कब हुई? सर चूरू की स्थापना 1620 में हुई थी, और चूहड़ा जाट ने इसकी स्थापना की। ठीक है। चूरू राजस्थान के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों में माना जाता है। जी सर। क्यों है ऐसा? सर इसके कई कारण हैं, जिसमें पहला कारण तो ये है कि यहाँ पे सर एक खनिजों का अभाव है, यानी जो रॉ मटेरियल है वो यहाँ पे नहीं कम है। साथ में ही जो परिवहन है वो व्यवस्था भी नहीं है। दूसरा, यहाँ से जो पोर्ट है उसकी डिस्टेंस भी काफी है, और जो जल की उपलब्धता भी इसका एक कारण है सर। ठीक। आपने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में कार्य किया है। जी सर। 5 साल। जी सर। इसकी स्थापना कब किसके द्वारा की? सर हिंदुस्तान जिंक की स्थापना 1960 के दशक में हुई थी, और केंद्र सरकार की ये परियोजना थी सर। किस विभाग के द्वारा? सर उद्योग मंत्रालय के द्वारा हुई थी सर। अच्छा बताएं कि इसमें किसी निजी कंपनी का हिस्सेदारी है इसमें? जी सर। किसकी? सर वेदांता जो ग्रुप है उसकी हिस्सेदारी है सर इसमें। 68% हिस्सेदारी है सर इसमें। ठीक है। अच्छा बताएं कि ये जिंक स्मेल्टर प्लांट जी सर। ये कहाँ है राजस्थान में? सर जिंक स्मेल्टर प्लांट देबारी उदयपुर में है, दरीबा राजसमंद में है, चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। ठीक। देबारी कौन सा जिला बताया देबारी का? उदयपुर सर। उदयपुर जिला। एक देबारी समझौता हुआ है, देबारी समझौता, बता पाएंगे? माफी चाहूंगा सर, अभी मेरे ध्यान नहीं है, बाकी मेरा पढ़ा हुआ है सर वो, लेकिन अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। चलो एक हुरडा सम्मेलन हुआ है काफी जी सर। बताएं। हुरडा सम्मेलन सर 1757 में हुआ था, जिसमें उदयपुर, जयपुर और सर मारवाड़ के बीच में हुआ था। क्या था इसमें? सर इसमें हुरडा सम्मेलन में मराठों को रोकने के लिए किया गया था। यानी उस टाइम पे मराठा जो थे वो यहाँ पे काफी अत्याचार या फिर जो लूटपाट कर रहे थे, तो उसके लिए सर जितने भी राजपूत थे उनको लामबंद करने का सर ये सम्मेलन था। ठीक। चाहिए एक सालासर मंदिर है आपके यहाँ। जी सर। बताएं कुछ। सर सालासर मंदिर चूरू में ही है, और ये सीकर बॉर्डर पे है। और आसोटा गांव सर नागौर में एक मूर्ति मिली थी प्राचीन समय में 1700 के आसपास। तो वो जो मूर्ति है वो जो पुजारी थे मोहनदास जी, और वहां के जो ठाकुर थे उन्होंने यहाँ पे स्थापित करी थी सर। राइट। अच्छा एक आंदोलन का बताइए, दूध व खारा आंदोलन। जी सर। बताइए। दूध व खारा आंदोलन सर किसान आंदोलन था। इसमें गोपाल दास जी का काफी योगदान था। उन्होंने मतलब जो लालबाग जो बीकानेर रियासत लेती थी उसके विरोध में था सर ये। ओके। अच्छा कुछ एथिक्स के 1-2 क्वेश्चन बताएं। जैसे प्लेटो का सद्गुण क्या है? प्लेटो पढ़ा आपने मेंस में? जी सर पढ़ा हुआ है। बताएं प्लेटो का सद्गुण। सर मैं
एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अगर आप अनुमति दें तो सर मैं कुछ। बिल्कुल बताइए। प्लेटो के सद्गुण में 3+1, ये माफी चाहूंगा सर। ठीक है, अच्छा ये बताएं कि आप एक आरएस अधिकारी बनते हैं, एसडीएम बनते हैं, आपके अंदर क्या क्या सद्गुण होने चाहिए? सर एक प्रशासनिक अधिकारी आरएस के अंदर सर सत्यनिष्ठता होनी चाहिए सर, करुणा होनी चाहिए और परानुभूति होनी चाहिए सर उसमें। सत्यनिष्ठा क्या होता है? सत्यनिष्ठा सर व्यक्ति अगर मन वचन क्रम से जो नैतिक मूल्य हैं उनको ध्यान में रखते हुए कार्य करता है, और वो अपने खुद के जीवन में भी जब वो उसको अपनाता है, यानी जब वो एक अकेला रहता है तब भी वो उन सद्गुण, उन ईमानदारी के जो मूल्य हैं या फिर उन जो नैतिक मूल्य हैं उनका जब वो पालन करता है तो उसे सद्गुण कहा जाता है। तो अब एक प्रशासक में सत्यनिष्ठा किसके प्रति होनी चाहिए? हाँ सर एक प्रशासक में सत्यनिष्ठता सर पूरे समाज के प्रति होनी चाहिए, स्वयं के प्रति भी सत्यनिष्ठता होनी चाहिए। ठीक है सर। उपाध्याय सर। आवाज नहीं आ रही सर, आवाज। स्वामी जी आई आवाज? जी सर। हाँ स्वामी जी, आपका ओवरऑल आंकलन मैं समझता हूँ कि लगभग 70 से 75% सही है। जी सर। कई चीजें जो आपको नहीं बोलनी चाहिए थी और इंटरव्यू के अंदर उपयोग में नहीं लानी चाहिए थी, शायद आपको स्वयं को भी आभास हुआ होगा। इस तरह की बातें इंटरव्यू में नहीं की जाती। जितना आपको आता है उतना आप बताएं। मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से अगर आप परमिशन दें तो परमिशन देने की जरूरत, मांगने की जरूरत नहीं है, इसीलिए बुलाया आपको। कुछ चीजें ऐसी हैं और कुछ जानकारियां जो आपको होनी चाहिए, उन जानकारियों के बारे में आप थोड़ा सा देश के बारे में पढ़ें, जी थोड़ा सर। तैयारी करें। ओवरऑल आपका जो परफॉर्मेंस है वो ठीक है ना। थोड़ी सी अगर आप तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। ललित जी। जी सर। लोहिया सर। जी हाँ बिल्कुल राजकुमार जी, थोड़ा बस पढ़ने की जरूरत है। जी सर। क्योंकि अब न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ रहे आप। न्यूज़पेपर पढ़ा होता तो रामविलास पासवान तो भाई अब, और आपने चूंकि भारतीय खाद्य निगम में भी काम किया, वैसे भी जानना चाहिए। जी सर। जी सर। तो आज के न्यूज़पेपर में हर जगह फ्रंट पेज न्यूज है। जी सर। तो बस पढ़ना ही है, यही है जरूरत। और बाकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, आप हो जाना चाहिए सिलेक्शन आपका, बस थोड़ा सा पढ़ लीजिए। और जी सर। ठीक है राजेश सर। जी सर। राजकुमार जी, एक थोड़ी सी आपके वाक्यों में जो कनेक्टिविटी है, बीच बीच में अटक रहे हैं आप, तो इसका प्रयास कीजिए आप। मिरर जो सामने रख के जो बातचीत है या प्रश्नोत्तर आप खुद से ही कर सकते हैं, ठीक है। उससे जो बीच बीच में आप डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, बीच बीच में अटक रहे हैं, ठीक है, तो इसको थोड़ा सुधार कीजिए। और करंट, जैसे सर ने बताया, करंट है, राजस्थान का है, हर तरीके से तैयार होके जाइए, ठीक है। आपको लगता है आपकी कमजोरी है तो उसको मजबूत कीजिए वहाँ, ठीक है। शुभकामनाएं। जी सर, धन्यवाद। पॉइंट्स आप नोट करें राजकुमार जी। हाँ जी सर। जो आपका बायोडाटा है उसमें हर शब्द का, हर शब्द से संबंधित सारे तथ्य आपको पता होने चाहिए। जैसे आपके बायोडाटा में आपकी हॉबी है जैसे, तो जी सर। संबंधित सभी तथ्य आपको पता होने चाहिए, उसमें आपको अटकना नहीं चाहिए। जी सर। हॉबी से मिलता जुलता अगर कुछ है तो उससे कुछ कनेक्टिविटी या कुछ तुलनात्मक आपको आना चाहिए। जैसे सर ने भी बास्केटबॉल और वॉलीबॉल का आपको पूछा है, तो हल्का फुल्का उसका एक आप सामान्य ज्ञान आप रखें। वैसे जो मुख्य फोकस है आपका वो वॉलीबॉल पे होना चाहिए, वही आपने हॉबी बनाया। जी सर। दूसरा, बायोडाटा में आपका जो आपने बायोटेक में आपका ग्रेजुएशन है, तो इस सर आपके अच्छे थे, आपने अच्छा उस पर कमांड किया है, सेटिस्फैक्टरी है आपका। तीसरा, आप जो प्रशासन से संबंधित जो प्रश्न है जो सर ने पूछे हैं, इसमें प्रशासन में राज्य, पंचायती राज और नगर निगम, इन से संबंधित पूरी डिटेल जानकारी, नए परिवर्तन क्या हुए वो सारे, चुनाव हो रहे हैं तो कितने गांवों में या
निगमों में हो रहे वो सारा, ये सब आपको पूरा विस्तृत जानकारी आप इसकी बना के रखें। जी सर। और ये आपका जो गरीबों को गेहूं देने से संबंधित जो उत्तर था काफी संतुलित था आपका, अच्छा आपने। करंट सामयिक मुद्दे आपके वीक रहे हैं, तो सामयिक मुद्दे आप विशेष तैयार करें, जैसे उसी दिन का अखबार या लगभग पिछले 5-6 महीने की विशेष घटना है, ये पूरा गहराई से इसको तैयार करके आएंगे। थोड़ी शब्दावली को उन्नत बनाएं। जी सर। शब्द जैसे आप ये शायद का प्रयोग करते हैं और कहीं कहीं जैसे मैं गलत नहीं हूं, तो इस तरह के शब्द ना करके सीधा आप प्रॉपर वे में अच्छे शब्दों का प्रयोग करके उत्तर दीजिए। ऐसे क्या कलाम जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं हो। और आवाज अच्छी है आपकी, बुलंद भी है, थोड़ा सा उसको सॉफ्ट बनाएं, ताकि वैसे बहुत विशेष समस्या नहीं है, थोड़ा सॉफ्ट होगा तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। और थोड़ा फेस आपका अच्छा है, स्मार्ट है, थोड़ा उसको स्माइल से और स्मार्ट बनाइए। बीच बीच में एक औसत स्माइल बनी रहे, तो बोर्ड को भी लगे कि भाई एक अच्छा खुशनुमा माहौल रहेगा। और आप अगर घबराए हुए रहेंगे और बिल्कुल भी स्माइल नहीं रहेगी, तो उनको लगेगा कि मजा नहीं आ रहा। जी सर। बस ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप ध्यान रखें। बाकी ओवरऑल जैसा कि उपाध्याय सर ने कहा, बढ़िया था, और इसमें थोड़ा और बढ़िया हम होप करते हैं आपसे। सर एक मैं पूछना चाहूंगा, हॉबी जो है सर, इसमें जैसे वो जो अवार्ड वगैरह भी हैं, वो भी जैसे क्रिकेट से संबंधित अवार्ड हैं, या फिर जो द्रोणाचार्य अवार्ड हुआ या फिर अर्जुन अवार्ड हो, सर ये भी तैयार करने हैं क्या? जी सर, वॉलीबॉल के बारे में तो सारी जानकारी होनी चाहिए आपको। जी सर। और नेट पे सारी चीजें हैं, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, तीनों मिलते जुलते गेम है, क्या डिफरेंस है तीनों में, जी सर। इस तरीके से खेला जाता है। बास्केटबॉल ऑलरेडी होता था, क्यों वॉलीबॉल का जन्म हुआ था, उसके पीछे रीजन है। जी सर। जी सर। नेट पे है सारी चीजें इजीली अवेलेबल, कौन से उसमें जो भी उसमें पुरस्कार हैं, कौन सी ट्रॉफी उसमें स्पर्धाएं होती हैं, कंपटीशन क्या है, कौन सी इंटरनेशनल बॉडी है, कौन सी नेशनल बॉडी है जो रेगुलेट करती है। जी ये सर। सब चीजें पता होनी चाहिए आपको, हॉबी है तो। जी सर, आपकी बात तो जी सर। जी सर, आपकी बार अच्छा तैयार करके आऊंगा सर। जी जरूर जरूर जरूर। धन्यवाद सर। जी जी सर। उपाध्याय सर, आवाज नहीं आई है सर, आपका ऑडियो बंद है। उपाध्याय सर ऑडियो बंद है। हाँ जी। जैसे मैंने आपने बताया, लोहिया जी ने शेखावाटी में पहला अर्जुन अवार्ड वॉलीबॉल में, इनका वॉलीबॉल फेवरेट गेम है, हॉबी में लिखा है इन्होंने, तो ये जानकारी होनी चाहिए। सीकर लक्ष्मणगढ़ के राकेश शर्मा को मिला था अर्जुन अवार्ड, पहला अर्जुन अवार्ड, है ना, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको, है ना। पहला अर्जुन अवार्ड ही वॉलीबॉल में कौन था सर? रामअवतार जाखड़ भी हैं झुंझुनू से। सबसे पहला किसको मिला था? राकेश शर्मा थे लक्ष्मणगढ़ सीकर के। जी सर। हाँ, राकेश। तो ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए, बस ये कहना है। जी सर। ठीक है सर, ओके। राजकुमार जी, आपको शुभकामनाएं बहुत बहुत।